मेरे प्यारे अजीज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले जून माह से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी मैंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए, और मैं जब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कहता हूँ तो वो मैं अपने लिए कहता हूँ कि अपने लिए मैंने जितना भी मुझसे हो सकता था उतना प्रयास शासन प्रशासन दोनों जगहों पर किया, जिसकी आपको बराबर अपडेट मिलती रहती थी और सिकंदर भाई भी देते रहते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे एक दो शिक्षक साथियों की मुझसे ना जाने कौन सी दिक्कत थी कि जैसे ही मैं पोस्ट करता था तो वो उस पर निगेटिव कमेंट करने लगते थे। लिहाजा मैंने सभी मदरसा शिक्षक ग्रुपों पे पोस्ट करना बंद कर दिया। ये सब आप लोग जानते हैं, और तभी से मैं किसी तरह की कोई भी पोस्ट किसी भी ग्रुप पर नहीं कर रहा था। लेकिन आज सुबह सुबह सिकंदर भाई का फोन आया कि उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ है और आप एक संदेश मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए दे दीजिए। लेकिन चूंकि मैं वह पहले से कह चुका हूं कि मैं ग्रुप पे किसी तरह की पोस्ट अपनी तरफ से नहीं करूंगा, इसलिए सिकंदर भाई के बात को मानते हुए उनके इसरार पर और आप सबकी मोहब्बतों से मैंने एक वीडियो बनाई, और जो हमारे बड़े भाई, हमारे अगुआ, हमारे अध्यक्ष सिकंदर भाई ने कहा, उस आलोक में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पहली चीज तो सिकंदर भाई ने ये बात कहा कि ग्रुपों पर एक लेटर और एक ऑडियो संदेश कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि मदरसा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और 15-20 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। तो इससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का काफी नुकसान होगा, और लोग जो है वो इस संबंध में कुछ शासन स्तर पर बात करें। तो मैं इस संदर्भ में आप सभी अजीज साथियों से ये गुजारिश करता हूं, ये कहता हूं कि 15 सितंबर 2011 के जिस लेटर का हवाला देकर लोग फर्जी पोस्ट कर रहे हैं, पहली चीज तो उस लेटर की प्रामाणिकता नहीं है, और दूसरी चीज, यदि उस लेटर को सच मान भी लिया जाए तो उस लेटर के संबंध में मैं आपसे कुछ तथ्य रख रहा हूं, उस पर गौर करिएगा। नंबर 1, मदरसा शिक्षा परिषद का गठन होने के बाद सरकारों ने मदरसा शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के लिए मदरसा विश्वविद्यालय और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा के क्षेत्र में
कुछ क्रांतिकारी विचार रख करके कार्य शुरू किए थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाए। इन्हीं में पहली चीज तो एक ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ऊपर के जो कोर्स मदरसा शिक्षा परिषद के द्वारा जो डिग्रियां दी जाती हैं वो वैलिड नहीं है, और इसकी मान्यता यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नहीं है, इसलिए उसको मान्यता नहीं दी जा सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारों ने काम नहीं किया। चलिए ठीक है, नहीं किया, मैं मानता हूं नहीं किया, लेकिन इस संदर्भ में एक सार्थक पहल हुई थी सन 2011 में, और एक विश्वविद्यालय अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नाम से लखनऊ में अस्तित्व में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो मदरसे कक्षा 12वीं तक की शिक्षा देते हैं उनको मदरसा शिक्षा परिषद से जोड़ा जाएगा, और जो मदरसे 12वीं से ऊपर की शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाते हैं उनको अरबी फारसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, कुछ खामियां रहीं, कुछ हमारे में कमियां रहीं, हमारे संघ में कमियां रहीं, हमारे मदरसा के जो जिम्मेदार हैं उनके अंदर ये कमियां रहीं, जिसकी वजह से ये कार्य आगे नहीं बढ़ सका, और बाद में इसका नामकरण काशीराम अरबी उर्दू विश्वविद्यालय के नाम से हुआ। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नाम से इसका नामकरण किया गया। फिर इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय के स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय इसका नाम किया गया। खैर, जो मदरसे स्नातक से ऊपर की शिक्षा, स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा दे रहे थे, उनको इस विश्वविद्यालय से जोड़ा जाना था, लेकिन नहीं जोड़ा गया। फिर भी ये विश्वविद्यालय आज वर्तमान समय में रनिंग में है, बेहतर तरीके से रनिंग में है। स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के और तकनीकी शिक्षा के जैसे BBA, BCA, MCA, व्यवसायिक कोर्स में B.Ed है, इस तरह के कोर्स इस विश्वविद्यालय से संचालित किए जाते हैं। अरबी फारसी के संबंध में भी इस विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इस संबंध में फैसला आया है, तो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ हज राज्य मंत्री, वक्फ के जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में किए जाने की मांग रखी थी। लेकिन मैं अपने मदरसा संघ के जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी मदारिस अरबिया के संघ हैं, जो भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के संघ हैं, जो भी मदरसा के जिम्मेदारान हैं, उनसे ये मांग करता हूं कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए वे जो मदरसे स्नातक या उससे ऊपर के कोर्स संचालित करते हैं वो सरकार से जल्द मिल करके अपना पक्ष रखें और ये कहें कि जब तक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाती तब तक अरबी फारसी विश्वविद्यालय जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के नाम से इस समय चल रहा है उससे उसकी मान्यता दे करके यूजीसी के द्वारा हम लोगों को मान्यता दिला दें, जिससे आमिल और फाजिल की जो डिग्री है वो वैलिड हो सके। दूसरी चीज, एक लेटर वायरल किया गया ऑडियो के माध्यम से कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा के नाम पर जो है टीचर्स की भर्ती की जा रही है, पैसे वसूले जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इस लेटर की कोई प्रामाणिकता नहीं है,
और यदि इसकी प्रामाणिकता को मैं स्वीकार कर लूं, तो ये लेटर शासन को रजिस्ट्रार साहब ने लिखा था। जो मदरसों में पुराना पाठ्यक्रम था और जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ, उसके सापेक्ष जो विषय बढ़े, उसके सापेक्ष जिन टीचरों की आवश्यकता, अधिक टीचरों की आवश्यकता महसूस की गई, तो उस समय 479 मदरसे मदरसा बोर्ड में पंजीकृत थे और उसके हिसाब से उन्होंने ये मांग रखी कि जो है हमको मदरसों में टीचरों के स्वीकृत पद को बढ़ाया जाए। तो अब अगर लोग इस तरह का पत्र वायरल करके ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके आधार पे भर्ती हो रही है, तो मैं इसके संबंध में बता देना चाहता हूं कि माननीय रजिस्ट्रार महोदय ने शासन को पत्र लिखा था। तो जब पत्र लिखा था, स्वीकृत पदों की संख्या को वांछित पदों जो अतिरिक्त पद बढ़ाए जाने हैं उसके स्वीकृत कराने के लिए, तो क्या ये पद वास्तव में स्वीकृत हुए या नहीं हुए। यदि ये पद स्वीकृत हुए तो इस लेटर के बजाय वो लेटर वायरल होना चाहिए था जिसमें पद स्वीकृत हुए, और यदि पद स्वीकृत नहीं हुए तो इस लेटर के आधार पर किसी तरह की कोई भर्ती नहीं की जा सकती। दूसरी चीज, आप लोग जानते हैं कि मदरसों में सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि अब जो भी भर्ती की जाएगी वो MTET, TET या CTET योग्यताधारी शिक्षकों की ही भर्ती की जाएगी, और ये भर्ती आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड UPSSC से की जाएगी। तो जब ये भर्तियां UPSSC से की जाएंगी, तो उस स्थिति में क्या UPSSC ने कोई विज्ञापन निकाला है मदरसा शिक्षकों की भर्ती का? यदि मदरसा शिक्षकों की भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं निकाला है तो फिर आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इस आधार पे कोई भर्ती नहीं की जा सकती। अच्छा, एक बात, कुछ देर के लिए हम ये मान लें कि चलिए भर्ती की भी जा सकती है, तो क्या जिला स्तर पर मदरसों ने कोई विज्ञापन निकाला है? यदि मदरसों ने कोई विज्ञापन निकाला है और उसके संबंध में सरकार ने कोई भर्ती करने का कोई आदेश पारित किया है, तो क्या उस संबंध में कोई विज्ञापन आया है? और यदि वो विज्ञापन आया है तो उसके क्रम में आपने क्या आवेदन किया है? यदि आवेदन किया है तो भर्ती हो सकती है, यदि कोई विज्ञापन नहीं आया है तो कोई भर्ती नहीं हो सकती। तो फिर आप लोग पैसा किस तरीके से आप लोग जो दे रहे हैं? ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है, संवेदनशील विषय है, और इस पे आप लोगों को सजग रहना है। ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आधुनिक विषयों के शिक्षकों की भर्ती होगी, सहायता प्राप्त, जिनको गैर सरकारी मान्यता प्राप्त, गैर सरकारी मदरसा कहते हैं या अनुदानित मदरसा कहते हैं या राज्यानुदानित मदरसा कहते हैं, वर्तमान समय में इस समय 560 मदरसे लगभग अनुदानित हैं, और जिस समय ये लेटर वायरल किया गया उस समय 459 मदरसों का अस्तित्व दिखाया गया है। तो यदि इसी लेटर के विवरण को आधार मान लिया जाए तो मुंशी मौलवी के लिए उस समय 3 अतिरिक्त शिक्षकों की मांग की गई पर मदरसा, आलिम के लिए 2 अतिरिक्त शिक्षकों की मांग की गई, कामिल के लिए 1 अतिरिक्त शिक्षक की मांग की गई, और फाजिल के लिए 1 वैकल्पिक अतिरिक्त शिक्षक की मांग की गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पर मदरसा 7 अतिरिक्त शिक्षकों की मांग रखी गई, जो उस लेटर के विवरण में मौजूद है। अब बात आती है उस विवरण के बाद जब आप लेटर को पढ़ेंगे तो जब आप नीचे आएंगे तो उसमें जो शासन से मांग की गई वो सिर्फ मुंशी मौलवी के लिए ही मांग की गई है, जिसमें 459 मदरसों के सापेक्ष 3 से गुणा करके 1300 कुछ समथिंग मदरसों की 1377 शिक्षकों की मांग की गई। तो अब आप बताइए, एक तरफ आप 7 शिक्षक की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप केवल मुंशी मौलवी के लिए लेटर में दर्शाया गया है, तो जो आलिम के लिए शिक्षक बढ़ रहे हैं, जो कामिल के लिए शिक्षक बढ़ रहे हैं, जो फाजिल के लिए शिक्षक बढ़ रहे हैं, उनका मांग उसमें क्यों नहीं सम्मिलित है?
पहली चीज। दूसरी चीज, अब यदि हम इसको भी मान लें कि जो है 1377 शिक्षक ही वास्तव में रखे जाने हैं, तो अब अगर 1377 शिक्षक, पहली चीज तो उस लेटर के हिसाब से उस समय 3213 शिक्षकों का डिमांड शासन के समक्ष भेजा जाना चाहिए था स्वीकृत कराने के लिए, जो ऊपर के विवरण में स्पष्ट है। लेकिन नीचे जो है वो सिर्फ 1377 शिक्षकों का जो है वो मांग की जा रही है। वर्तमान समय में 3920 शिक्षकों की जो है आवश्यकता है। तो अब हम यदि मान लें इस लेटर के हिसाब से कि 3213 या 3920 या 1377 जितने भी शिक्षक रखे जाने हैं, तो वो सिर्फ जो है वो एड मदरसों में रखे जाने हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आधुनिक शिक्षा की जो है पढ़ाई मदरसों में बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो अगर मदरसे जो है आधुनिक शिक्षा के लिए टीचर्स की मांग कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और यदि वो मांग कर रहे हैं, वो पद स्वीकृत हो जाते हैं, उन पदों के सापेक्ष भर्तियां निकल भी जाती हैं, तो ये अच्छी बात है। इससे उन अनुदानित 560 मदरसों में जो है लगभग 3920 शिक्षक आ जाएंगे और वो आधुनिक विषय पढ़ाएंगे, जिससे जो है हमारे कौम का भला होगा, हमारे मदरसों का कल्याण होगा, मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और लगभग 4000 शिक्षक रोजी रोटी से जुड़ जाएंगे। अब दूसरी बात, यह कहा जा रहा है कि इससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का नुकसान होगा। तो इसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का क्या नुकसान होगा? ये भर्तियां की जानी है अनुदानित मदरसों में। तो यदि अनुदानित मदरसों में ये भर्तियां की जाती हैं और उस आधार पे हमारे कुछ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो टीईटी पास हैं, सीटीईटी पास हैं, डीएलएड किए हुए हैं, अगर वो इस भर्ती के माध्यम से चयनित होकर राज्यानुदानित मदरसों में नियुक्ति पा जाते हैं, तो ये तो और अच्छी बात है। कम से कम हमारे लगभग 4000 टीचरों का कल्याण हो जाएगा। तो इसमें ना तो किसी विरोध की आवश्यकता है, ना ही किसी तरह के कोई लफड़े की आवश्यकता है। हाँ, इतना जरूर है कि आप लोगों को सजग रहना है। यदि यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन आता है, उसका फॉर्म भरिए, किसी तरह का कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कि ये भर्तियां मदरसा स्तर पर ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के दिशा निर्देशन में होती हैं, तो क्या शासन ने इस संबंध में कोई लेटर निर्गत किया है भर्तियां करने का? यदि भर्तियां करने का लेटर निर्गत किया है और उसके आधार पर मदरसा प्रबंधक भर्ती करते हैं, तो पहले आप उस लेटर को देखिए और मदरसा प्रबंधकों ने क्या अखबारों में विज्ञापन दिया है। यदि अखबारों में विज्ञापन दिया है तो आप आवेदन करिए। और फिर मैं बता देना चाहता हूं कि आज के दौर में बिना पैसों के कुछ नहीं होता। तो यदि आप विज्ञापन देख करके आवेदन कर देते हैं, उसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें आपका चयन होता है। उसके बाद यदि पैसों की आवश्यकता है तो निसंदेह आप पैसा दीजिए, आप नियुक्ति हासिल करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें किसी तरह का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कह देना चाहता हूं कि इसी संबंध में मैंने 5 अप्रैल 2023 को कई ग्रुपों पे एक पोस्ट किया था, जिस पे मैंने उस समय शासन में अधिकारियों से निदेशालय में और सचिवालय में इस संबंध में बात किया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें वे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड प्लस टीईटी, सीटीईटी योग्यताधारी हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए और जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को भारांक दे करके सहायक अध्यापक के पद पर जो है नियुक्ति की गई है, उसी तरह से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अनुभव के आधार पर वर्ष के जितने वर्ष उन्होंने कार्य किया है, जिस तरीके से क्या कहते हैं शिक्षा मित्रों को सेवा के आधार पर भारांक देकर उनका
चयन करके सहायक अध्यापक बनाया गया है। उसी तरह मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अनुभव के वर्षों के आधार पर भारांक दे करके उनको मदरसा जो अनुदानित मदरसे के जो शिक्षकों की भर्ती होनी है उसमें भारांक देकर समायोजित किया जाए और उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाए। इसके लिए मैंने निदेशालय में और सचिवालय में बात किया है और इस संबंध में मैंने 5 अप्रैल 2023 को कई ग्रुपों में मैंने पोस्ट किया है। आप उस पोस्ट को देख सकते हैं। अब बात आती है, कुछ थोड़ी सी बात हम ये कर लेते हैं कि कुछ लोगों ने ये कहा कि दानिश आजाद अंसारी साहब को कुछ लोग गलत कह रहे हैं। कौन ऐसा भाई आदमी है जो दानिश आजाद साहब को गलत कह रहा है? इस पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में मुसलमानों के, हमारी कौम के वो एकमात्र रहनुमा हैं, एकमात्र प्रतिनिधि हैं। उनके अलावा हमारे दुख दर्द को इस पूरी कैबिनेट में समझने वाला कोई नहीं है। उन्होंने जितना मदरसा शिक्षकों के लिए जितना कार्य किया है, जो वो अपने स्तर से कर सकते हैं, उन्होंने भरसक प्रयास किया है और इसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिसको क्या कहते हैं, इस तरह से नहीं कही जा सकती। उसमें कुछ दिक्कतें हैं। अब चाहे वो मानसिकता की दिक्कत हो, चाहे शासन स्तर पे जो सरकार चल रही है उसके रीत नीति की दिक्कत हो, बहरहाल हम लोगों का काम लंबित है। लेकिन माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब निहायत ही नेक दिल, मिलनसार, मृदुभाषी, एक ऐसे जो है राज्य मंत्री हमारे विभाग के हैं, ऊर्जावान राज्य मंत्री, जो हम लोगों को हमेशा ऊर्जा देते रहते हैं, हमारा हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं। और पहली बार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मुद्दे को लेकर कि इसे राज्य सरकार द्वारा चलाया जाए, सबसे पहले माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब से मैं मिला। मैंने 2022 में उनके सामने अपनी बात रखी और उसके बाद मैंने कई सम्मेलनों में उनसे मिला, उनसे अपनी बात रखी और यहाँ तक कि हर महीने कम से कम यदि मैं लखनऊ जाता हूं तो 2-3 बार मैं माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब से जाकर जरूर मिलता हूं। हर बार उनसे अपनी पीड़ा कहता हूं, अपना दुख दर्द कहता हूं और नहीं कह पाता हूं तो जाकर के सिर्फ अपना चेहरा ही दिखाता हूं ताकि उनको ये बात याद रहे। और इसके लिए मैं भरसक प्रयास करता हूं। माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब वो हीरा हैं हमारे विभाग के, कि जितना उन्होंने हम लोगों के लिए कोशिश की जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा कोशिश की है। अब फल नहीं मिल रहा है, ये अलग बात है। कब मिलेगा ये भविष्य के गर्त में है। दानिश आजाद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। जितनी पैरवी उन्होंने की है उतनी किसी ने नहीं की है और यदि उनके स्तर से बात होती तो वो उस कार्य को कर सकते थे। इसके अलावा इस विभाग के जो पूर्व मंत्री थे, नंदगोपाल नंदे जी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, धर्मपाल सिंह जी, उनसे हम लोगों ने कई बार मुलाकात किया। ओम प्रकाश राजभर जी से विभाग मिलते ही हम लोगों ने एकता टीम ने सबसे पहले मुलाकात की, सबसे पहले उनके सामने समस्याओं को रखा और उसके बाद मैं कम से कम 7-8 बार उनसे मिल चुका हूँ माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी के जो साहबजादे हैं अरविंद राजभर जी और अरुण राजभर जी, मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से, जितिन प्रसाद जी से और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी से कई बार मुलाकात की। फिर भी अब चूंकि सरकार की नीतियां हैं, सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, हम लोगों का कार्य विलंबित हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। हमने विपक्ष के नेताओं में अखिलेश यादव जी से, माननीय राहुल गांधी जी से, पवन खेड़ा जी से, इमरान प्रतापगढ़ी जी से, नरेश उत्तम पटेल जी से, राजेंद्र चौधरी जी से, मारिया शाह जी से, यासर शाह जी से, राम शिरोमणि वर्मा जी से, राजपाल कश्यप जी से, जासमीर अंसारी जी से, उनकी धर्मपत्नी कैसर अंसारी जी से,
स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, लाल बिहारी यादव जी से, आशुतोष सिन्हा जी से मैं कई बार मिला हूं। इसके अलावा भी विपक्ष के कई नेताओं से मैंने मुलाकात की है। माननीय अखिलेश यादव जी से मैं इस मुद्दे को लेकर के 4 बार मिल चुका हूं और 4 बार मैंने उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने ये कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला कार्य मैं करूंगा। लेकिन अब ये कुछ ऊपर वाले का कुछ ऐसी हो सकता है नाराजगी थी या हम लोग का इम्तहान ले रहा है, सरकार नहीं बन पाई। चलिए खैर कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी से मिला, लाल बिहारी यादव जी से 7 बार मैं मिल चुका हूँ, जासमीर अंसारी जी से और कैसर अंसारी जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से करीब 4-5 बार मुलाकात की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई बार मुलाकात की है। नरेश उत्तम पटेल जी से हमने 7-8 बार मुलाकात की है। इसके अलावा माननीय अखिलेश यादव जी के जो निजी सचिव हैं गंगाराम जी, उनसे हमने कई बार मुलाकात किया है। तो अब कार्य कब होता है? अभी हमने 3 दिन पहले अभी हरदोई में पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी और समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप जी, उनकी माता जी का निधन हो गया था। अभी मैं वहां गया था मिलने, उनसे अपनी बात कही। लाल बिहारी यादव जी भी वहां पर, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमारी फोटो सिकंदर भाई के पास मौजूद है, आप लोग उनसे देख सकते हैं। लाल बिहारी यादव जी ने कहा कि इस बार मैं पहले दिन से ही मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मुद्दा विधान परिषद में रखूंगा और सदन को चलने नहीं दूंगा। तो अब इस सिलसिले में एकता टीम बराबर प्रयास कर रही है और करती रहेगी। अब मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे एकता टीम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अली जनाब अशरफ अली सिकंदर बाबा, उनका तन मन धन से सहयोग करिए। मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करता रहूँगा। मेरी सेहत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी सिकंदर भाई के जरिए हमारी जो बातें हैं वो आप तक आती रहेंगी। और चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए अब मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इन बातों पे गौर करिएगा।